नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको डॉक्टर मंजरी शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी विदाई सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, दोस्ती का कोई धर्म नहीं होता। सच्चा दोस्त अपनी दोस्ती के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर करने से नहीं चूकता। तो आइए सुने कहानी विदाई। शानू, असलम चाचू आए हैं तेरे, जरा 2 कप चाय तो बनाकर लाना, अदरक वाली कड़क। असलम चाचा बोले, जिन्हें मैं प्यार से चाचू बोलती थी। घर में तो अदरक की फैक्ट्री लगी है ना, अभी अभी कई देशों में भेजी है हमने। कहते हुए दादी के पूजा घर के घंटे और घड़ियाल जोरों से घर में बजने लगे थे। मैंने चाचू की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, 20 सालों से अम्मा की यही बातें अब तो कुरान की आयतें लगने लगी हैं। जहाँ प्यार होता है वहीं इतने प्यार और हक से कोई बोल सकता है। पापा चाचू की पीठ पर प्यार से ढोल जमाते हुए बोले, हाँ, इतना ज़बरदस्त प्यार है कि सारे वेद और पुराण मेरी आंखों के आगे नाच जाते हैं। ये सुनकर मैं ठहाका मारकर हंस पड़ी और चाय बनाने के लिए चल दी। चाय के पानी में उबाल आते ही मैं अदरक घिसकर डालने लगी। तभी पीछे से चाचू की आवाज़ आई, ज़रा अच्छी तरह खौला देना बिटिया। वो क्या है कि आजकल थोड़ी सर्दी है हमको। हाँ हाँ, दिन भर खौलाएंगे, सिलेंडर के पैसे तो तुम ही देते हो ना। पूजा घर से दादी की आवाज़ आई। माँ, तुम थोड़ा ध्यान तो अपनी पूजा में भी लगाओ, वरना भगवान क्या सोचेंगे। पापा धीरे से बोले। पता नहीं दादी ने ये बात सुनी या नहीं, पर अब वो घंटी के साथ साथ शंख भी बजाने लगी थी। चाचू के आते ही दादी का बड़बड़ाना शुरू हो जाता। वो उन्हें फूटी आंख भी नहीं भाते थे, पर पापा थे कि चाचू के बिना रह ही नहीं पाते। 20 साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया था कि वो चाचू से न मिले हों। कभी कभी मैं आश्चर्य से पूछती, आप लोग क्या कभी दूसरे शहर भी नहीं जाते थे? इस पर दोनों दोस्त ठहाका मारकर हंसते हंसते दोहरे हो जाते और बात को टाल देते। वो तो एक दिन दादी ने गुस्से में बताया कि वैसे तो तेरे दादाजी कभी बाहर ले नहीं जाते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में ये मूड फ्रेश करने जैसे चोंचले होते ही नहीं थे। घर भर की गालियां खाकर भी हमारा मूड खराब नहीं होता था, क्योंकि तब काम ही काम होता था और इतना ज़्यादा होता था कि सोचते थे सामने वाला जल्दी से जी भर के चिल्ला ले तो हम अपनी सवारी वापस चौके में ले जाएं। दिन भर खाकर भी सब भूखे ही बने रहते थे, नहीं खाते तो पता नहीं कौन सा तांडव करते। दादी की चटपटी बातें सुनकर मैं लोट पोट हो जाती थी। दादी मुझे हंसते देखकर बहुत खुश होती थी। माँ के नहीं रहने के बाद दादी ने मेरे आंसुओं को अपनी आंखों में छिपा लिया था। परछाई की तरह साथ रहकर दिन रात संभालते हुए वो दादी से कब माँ बन गई थी, वो शायद खुद भी नहीं जान पाई थी। पर दादी, मेरा प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गया। मैं उन्हें याद दिलाती हुई बोली, हाँ हाँ, बता रही हूँ, कौन सा तेरी परीक्षा का प्रश्न है जो उतने ही शब्दों में बताना है? कहते हुए दादी झट से घर में बनाए हुए बदबूदार तेल की शीशी लेकर आ जाती थी, जो उन्होंने भृंगराज, आंवला और भी न जाने कितनी काली और अजीब सी औषधियों को उबालकर बनाया था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं उस तेल से सख्त नफरत करती हूँ, इसलिए 2 मिनट के किस्से कहानियाँ सुनाने में भी घंटों लगा देती थी और मुझे मजबूरी में नाक में रुमाल लगाकर वो तेल लगवाना पड़ता था, क्योंकि आधी बात सुने बिना मुझे चैन नहीं था। मेरे पेट में रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगती थीं। हाँ, ये बात और थी कि मेरी सभी सहेलियों में मेरे बाल सबसे लंबे, घने और काले थे। शायद ये दादी के उस बदबूदार नुस्खे का ही कमाल था। तो जैसे ही दादी ने तेल लगाना शुरू किया, कहने लगी, तेरे पापा की जिद रहती थी कि या तो उसको भी अपने साथ ले चलो या फिर चलो ही नहीं। दादी चाचू का नाम तक नहीं लेती थी, इसलिए मैं दादी को चिढ़ाते हुए पूछती, उसे कौन? दादी, किसे? चल अब ज्यादा मत बन, आगे सुन। तो फिर हमें पूरा कार्यक्रम ही कैंसिल करना पड़ता था। भला अब अपने साथ किसी गैर के लड़के को कहाँ टांगे टांगे घूमते।
यही हाल उसके घर का भी था। उसके माँ बाप तो तेरे महान पिताजी के कारण कहीं नहीं घूम पाए। इन दोनों ने मिलकर जिंदगी तबाह कर दी सबकी। शनि बनकर बैठ गए थे सबकी कुंडली में। दादी बड़बड़ाती हुई कहती, और मैं मन ही मन पापा और चाचू की दोस्ती पर रश्क खाते हुए सोचती, काश मेरा भी ऐसा कोई दोस्त होता जो मुझे इतना प्यार करता। जैसे ही दादी की बात पूरी होती, मैं जान छुड़ाकर भागती, चाहे मेरी एक चोटी बनी हो या आधी। इसी तरह हमारे दिन हंसी खुशी से बीतते जा रहे थे। मेरे 21वें जन्मदिन पर दादी ने अचानक रसोई घर में खाना पकाते समय ऐलान कर दिया कि अब शानू का ब्याह रचा दो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। पापा ने चिढ़ाते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, जहाँ जाओ मुझे भी ले चलना। इतने सालों में तुम मुझे कभी कहीं घुमाने भी नहीं ले गईं। दादी कुछ कहती, इससे पहले ही मैंने दादी से लड़ियाते हुए कहा, लोग तो पागल होते हैं जो लड़की को शादी करके विदा करते हैं। होना तो ये चाहिए कि लड़का शादी में उपहारों से लदा फदा आए और लड़की की माँ का घर के कामों में हाथ बटाए। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, दादी बोली। नहीं दादी, लोग पागल हो गए हैं, मैंने हंसते हुए कहा। पागल खाने में सारे पागल, डॉक्टर को भी पागल ही समझते हैं, दादी चूल्हे पर रोटी सेकते हुए बोली। पर दादी की चिंता पापा को भी सही लगने लगी थी। वो कुछ सोचते हुए उस समय घर से टहलने का कहकर निकल गए। आखिर चाचू के साथ कई दिन दौड़ धूप करके उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ ही लिया। वो पूरी तरह से उनके मापदंडों पर खरा उतरता था। वे मापदंड इतने अजीबोगरीब थे जो शायद पापा के अलावा किसी और के दिमाग में आए भी नहीं होंगे। जैसे शादी के लिए उसी गांव का लड़का होना, लड़के के पिता का उनकी कहीं से जान पहचान होना, उस दोस्त को अपनी बहू यानी मुझे हर रविवार दादी से मिला ले लाना। मैं जानती थी कि दादी के बहाने पापा अपने लिए कह रहे हैं। अगर मैं आधे घंटे भी पापा को न दिखाई दूं तो वो बेचैन होने लगते थे। और यहाँ तो मैं पूरी जिंदगी के लिए उनसे लुका छिपी खेलने के लिए जा रही थी। कुल मिलाकर सारी गेंदें अपने पाले में कर लेने के बाद पापा ने शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी थी। पापा ने चाचू के साथ जाकर शहर की दुकानों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे और दादी दिन भर में कम से कम 10 बार अपनी जंग लगी संदूकचियों को खोलती और बंद करती। जहाँ शादी के पहले मैंने अपनी सभी सहेलियों को शर्माते और खिलखिलाते हुए देखा था, वहीं मेरी शादी में पापा और दादी को देख मेरा मन भर आता था। दोनों हर बात में बस मेरा ही मुंह देखते रहते थे। क्या सब्जी बननी है, क्या मिठाई आनी है, कौन से रंग की चादरें सुंदर लगेंगी। यहाँ तक कि मेरे बीमार होते ही दोनों का मुंह उतर जाता। दादी तो किसी तरह खुद को संभाल लेती, पर पापा तो मेरे ठीक होने तक खुद ही बीमार लगने लगते थे। मुझे खुद अपने भाग्य से ईर्ष्या होने लगती थी। इतना प्यार, इतनी चिंता मैंने किसी भी घर में नहीं देखी थी। शायद दादी और पापा दोनों ही माँ की कमी को पूरा करते करते माँ बन गए थे। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, घर में मेहमानों का तांता लगने लगा था। दादी की खुशी तो देखते ही बनती थी। अपनी संदूकची खोल दिन भर सभी को कुछ न कुछ दिखाया ही करती थी। जब सब औरतें उनके जेवरों को देखकर ठगी सी रह जाती और छूकर देखने की विनती करती, तो दादी की आंखों की चमक देखते ही बनती थी। पापा कई बार दबे स्वर में दादी से कह चुके थे कि सोने के गहने सबको नहीं दिखाना चाहिए, पर दादी कहती, अरे लोग भी तो जाने कि पहले के ज़माने में क्या शानदार गहने बनते थे। आजकल तो ये औरतें सूती धागे के समान महीन सोना चांदी पहनकर भी इटलाती फिरती हैं। पापा हमेशा की तरह चुप हो जाते और वहाँ से चल देते। आजकल तो दादी के कमरे की रौनक देखते ही बनती थी। दिन रात वहाँ महिलाओं का जमघट लगा रहता था। शादी के एक दिन पहले मैं दादी के साथ बैठी बातें कर रही थी कि सभी मेहमानों के इधर उधर होने के बाद पापा कमरे में आए और दादी से जाकर धीरे से उन्होंने कहा, तुम सोने के गहनों को जो सारे समय दिखाया करती हो, ये सही नहीं है। अगर कोई एकाध जेवर भी गायब कर देगा तो हम किसी से पूछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी तो हमारे रिश्तेदार हैं। तू तो बड़ा भोला है रे। अरे लड़के वाले भी तो इसी गांव में रहते हैं, जरा उन तक भी तो खबर पहुंचे कि हम भी खानदानी रईस हैं।
पापा ने दादी का जवाब सुनकर अपना सिर धुन लिया, पर वो कुछ कहते इससे पहले ही दादी बोली, और तू क्या समझता है, मैंने गहने संभाल कर नहीं रखे हैं। ये देख चाबी, 24 घंटे इसे मैं इस रजाई के नीचे रखती हूँ। दादी ने ये कहते हुए रजाई पलट दी। पीतल की चाबी रजाई के नीचे माचिस की डिब्बी के बगल में पड़ी हुई थी। तभी दादी बोली, पर क्या हुआ? पापा ने दादी को पकड़ते हुए पूछा। सामने वाली दीवार के पास संदूकची नहीं है, दादी ने हकलाते हुए कहा। पापा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इतनी बड़ी संदूकची उठाकर कोई नहीं ले जाएगा। मैंने पापा और दादी की ओर देखा। वे पलंग के नीचे झुककर संदूकची ढूंढने लगे। 10 बाई 10 के कमरे में वे दोनों बार बार पलंग के नीचे झुककर देख रहे थे, और वहां पर कोई अलमारी भी नहीं थी जिसमें ढूंढ कर वे तसल्ली कर लेते। पापा तो जैसे पागल हो गए थे। वो चादर और रजाई उठाकर संदूकची ऐसे ढूंढ रहे थे मानो कोई सुई ढूंढ रहे हों। पर दादी समझ गई थीं कि उनके सारे गहने जा चुके थे। वो मुझे सूनी आंखों से ताकने लगी। पापा वहीं जमीन पर पसर गए। मेरा दिल किसी अनहोनी आशंका से जोरों से धड़क रहा था। आने वाली जिंदगी का अंधेरा मुझे साफ नजर आ रहा था। मुझे लगा था कि दादी दहाड़े मार कर रोएंगी, घर भर में तूफान मचा देंगी, सबकी तलाशी लेने को कहेंगी। पर दादी तो जैसे काठ की बन गई थी। पापा जमीन पर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। दादी ने पथराई आंखों से पापा को देखा और कहा, इसे बिना गहनों के कैसे विदा करेंगे? कल हम पर पूरा गांव हंसेगा। पापा ने अपना चेहरा हथेलियों से ढक लिया। तभी मेरी नज़र चाचू पर पड़ी, जो दरवाज़ा पकड़कर खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, चाचू। पापा ने तुरंत अपने चेहरे से हाथ हटा लिए और चाचू की तरफ बढ़ा दिए। चाचू ने तुरंत दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा ली और पापा के हाथ पकड़कर ज़मीन पर ही बैठ गए। पापा ने चाचू के सीने में अपना सिर रख दिया। पापा बच्चों की तरह हिलक हिलक कर रो रहे थे और चाचू उनके सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी नम आँखों को पोंछ रहे थे। तभी पापा बोले, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि गहने चोरी हो गए हैं। मैं कल सुबह ही शहर जाकर नकली गहने ले आऊँगा। दादी धीमे से बुदबुदाई, ये सारी दुर्गत मेरी वजह से हो रही है। मैं ऊपर जाकर इसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी चाचू बोले, सुबह कितने बजे की बस पकड़ोगे? पापा ने जमीन पर ही लेटते हुए कहा, 10 बजे की। चाचू ने पापा का सिर सहलाया और उठकर खड़े हो गए। दरवाजे की कुंडी खोलते हुए वो तेजी से बाहर निकल गए, पर कुछ ही पलों बाद वो वापस आए और मेरे दोनों हाथ पकड़ते हुए बोले, हौसला रखना। न चाहते हुए भी मेरे 2 बूंद आंसू उनकी हथेली पर गिर गए। मोती ऐसे ही नहीं लुटाते पगली, कहकर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए वो चले गए। उस रात पापा, मैं और दादी कमरे को ताकते हुए न जाने कब तक बैठे रहे और पता नहीं कब वहीं फर्श पर सो गए। चाची, ताई और मामी के साथ साथ सभी समझ रहे थे कि मेरे विदा होने के कारण पापा और दादी बहुत दुखी हैं, और इसलिए किसी ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। जब मेरी आंख खुली तो पापा को दादी के बगल में दीवार के सहारे खड़ा पाया। मैंने घड़ी पर नजर डाली, सुबह के 8 बज रहे थे। मैं पापा को चाय के लिए पूछती, इससे पहले ही चाचू कमरे के अंदर आ गए और दादी के पास जाकर बैठ गए। दादी सकपका गईं और चाचू को गौर से देखने लगीं। तब तक मैं और पापा भी दादी के पास पहुंच गए। चाचू ने सफ़ेद झोले से पीले रंग की पोटली निकाली और दादी की गोदी में रख दी। दादी ने पोटली देखते हुए निराशापूर्ण शब्दों में पूछा, क्या है इसमें? पापा और मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी चाचू ने पोटली की एक के बाद एक सारी गांठें खोल दी। पोटली खुलते ही सोने के ढेर सारे जेवर दादी की साड़ी पर बिखर गए। पापा बोले, ये गहने तो भाभी के हैं, और एक शब्द भी आगे नहीं बोलना। आज मेरी बेटी का ब्याह है और मेरे जिंदा रहते वो कभी नकली गहने नहीं पहनेगी। पापा का गला रूंध गया। वो चाह कर भी आगे कुछ नहीं कह सके। चाचू दादी का हाथ पकड़ते हुए बोले, इन्हें लेने से मना मत करना माँ, इनकी कोई जात नहीं होती। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। चाचू दादी के सामने सिर झुकाए बैठे थे। तभी दादी दोनों हाथ जोड़कर चाचू से बोली, भगवान के लिए मुझे मेरी ही नज़रों में और न गिराओ बेटा। चाचू ने दादी के हाथ पकड़कर माथे से लगा लिया और दादी उनके गले लगकर बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। ये कहना न होगा, मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। दादी ने पूरी शादी में चाचू का हाथ पल भर भी नहीं छोड़ा और सभी मेहमानों से उन्होंने चाचू को अपना दूसरा बेटा कहकर मिलवाया। ससुराल आने के बाद भी मुझे पता चलता रहता था कि अब तीनों की बैठक हफ्ते के 6 दिन खूब जमती है
और रविवार को मेरे पति के साथ साथ मेरे सास ससुर भी मेरे मायके पहुंच जाते हैं। दादी कभी कभी चिढ़ाते हुए कहती, सिर्फ बिटिया को भेजने की बात हुई थी, पता नहीं था कि पूरी बारात ही साथ आ जाया करेगी। उनकी बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़ते और मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती कि दुनिया में कोई भी किसी के बारे में सिर्फ उसके नाम से ही अपने मन में कोई धारणा न बनाए। क्या पता जिन्हें हम गैर समझते हैं वे हमारे खून के रिश्तों से भी ज्यादा पवित्र रिश्ते निकल जाएं। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी द्वारा लिखित एक कहानी विदाई। आप सबको कहानी और कथा वाचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।